नहीं मैम, एक ही आईडी से ज्वाइन किया है। 2 शो कर रहा था। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रियलिस्टिक स्कूल। देखिए जूरिस्प्रूडेंस की अब आई डोंट नो आप लोगों ने पढ़ाई कितनी स्टार्ट की और क्या क्या चीज़ें आप समझ पा रहे हैं, बट हम लोगों का स्कूल वाला पार्ट में आज ये मेजर पार्ट होता है। मीन्स ये स्कूल बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आप लोगों को बहुत एक वैल्यू समझ में आएगा कि भाई आप लोग लॉ की फील्ड में आए हैं, देन हम लोग एक कितना बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रोल प्ले करते हैं कि हम चाहे हम लॉयर की पोजीशन में हों, चाहे हम जजेस वाले पार्ट पे। इन फ्यूचर आप में से कई बच्चे जजेस बनेंगे तो आप लोगों को एक ये पढ़ने के बाद समझ आएगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जज बन जाना और एक चीज़ों को मीन्स इस तरह से लेना कि हाँ एक ड्रीम था देन वो सक्सेसफुल हुआ है। आप लोग सोसाइटी के लिए कितना करते हैं वो बहुत मैटर करता है, और मैटर इसलिए करता है क्योंकि ये पावर, ये अथॉरिटी वाला पावर कि आप किसी लॉ को उसका प्रॉपर डेफिनेशन सामने लेकर आते हैं, उसका पूरा इंटरप्रिटेशन सामने लेकर आते हैं। आज आप लोग भी पढ़ रहे हैं, आप लोगों को समझ रहा है कि जैसे हाँ होता है ना, हम लोग डिस्कस करते हैं सीपीसी टफ है, हम लोगों के लिए टफ हो सकती है, स्टूडेंट्स के लिए टफ हो सकती है। आप लोग जब उसे पढ़ते हैं, समझते हैं, उससे रिलेटेड एग्जाम आप देंगे, आपके पास डिग्री आ जाएगा, देन उस कंडीशन के बाद जब आप उस पोजीशन पे जाएंगे तो क्या आपके लिए सीपीसी टफ रहेगा? डेफिनेटली नहीं, आपका वो काम रहेगा। और उस काम के साथ ये एक मेंटालिटी हो ही जाती है जजेस की या एडवोकेट्स की कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को भी समझाएं कि लॉ क्या है ना, और ये किस तरह से काम करता है। मीन्स क्यों ऐसा हुआ है कि भाई लॉ अपने आप में एक अलग है, इंजीनियरिंग वाला पार्ट अलग है, डॉक्टरी का अलग है, देन इसी तरह एडवोकेट्स वाली फील्ड अलग है ना। तो यहाँ स्पेशली कुछ है, और वो स्पेशल ये है कि जब लॉ बनाया जाता है देन सभी से उम्मीद की जाती है, सभी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उस लॉ को माना जाए, उससे फॉलो किया जाए। बट अगर कोई नहीं करेगा देन क्या, तो नहीं करेगा तब क्या होगा? पहले तो हम ये मान लेते थे कि सोवरेन अथॉरिटी और राजा इन लोगों के पास अथॉरिटी होती थी पनिशमेंट देने की। आज की डेट में वो अथॉरिटी किसके पास है? डेफिनेटली जजेस के पास है ना। जजेस के पास है। जज को इवन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग और उस मामले के हिसाब से, आप विधि को नहीं बदलते हैं पर उस जो फैक्ट्स हैं, वो जो तथ्य हैं उस किसी भी केस से जुड़े हुए, उसके हिसाब से जब जजेस अपने व्यूज देते हैं या अपना ओपिनियन देते हैं, अपने जजमेंट्स देते हैं, वो बहुत मैटर करते हैं। जैसे कि आप खुद जानते हैं कितने ही हमारे जजेस हैं जिनके पीएन भगवती से लेकर आज की डेट तक भी इतने सारे जजेस हैं जिनकी की कोटेशन एज इट इज आप लोग आपके सिलेबस में पढ़ते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने अगर कुछ कहा है तो वो चीजें, जैसे कि 497 सेक्शन जब रिपील हुआ था उस टाइम पर जो 5 जजेस का जो बेंच था और उस बेंच में जो एक फीमेल जज थी, उनके जो कमेंट्स आए थे वुमेन इक्वालिटी से रिलेटेड या हमारी फ्रीडम से रिलेटेड, वो स्पेसिफिक काफी उस चीज को हाईलाइट किया गया था। क्यों? क्योंकि वो आज की सिनेरियो के हिसाब से जो उन्होंने उनके कमेंट्स दिए वो जरूरी भी थे और सही भी थे, सटीक भी थे। और उसी की बात मतलब कि आप देखिए कि जजेस को कितना राइट है। हम ऐसा बोलते हैं कि लॉ मेकर कौन है हमारे लिए? भाई हम लोग जो सिंपली पढ़ते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, कौन है हमारे लिए लॉ मेकर्स? सिर्फ और सिर्फ हम ये मानकर चलते हैं लेजिस्लेटिव वाला पार्ट। बट अगर हम उसको डीप में जाकर स्टडी करें या देखें तो सारा का सारा किसके हाथ में है? जजेस के हाथ में है। मीन्स जैसे कि हम लोगों ने कह दिया कि अगर कोई चीज स्पेसिफिक, अगर कोई चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आज की डेट की अगर मैं बात करूं स्कूल्स के अलावा भी, तो आज की डेट में भी उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कौन करेगा? लेजिस्लेटिव को अगर पता होता कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो उस चीज को बनाता ही नहीं, है ना। हमारी विधायिका ऐसे कोई नियम नहीं बनाती जो कि असंवैधानिक है, बट अगर वो असंवैधानिक है तो उसे डिक्लेयर करने का और उसे इलीगल डिक्लेयर करने का राइट किसके पास है? जजेस के पास है। मीन्स यहाँ पर सिंपली आप देखें तो रियलिस्टिक स्कूल जो ये है, रियलिस्ट का मतलब क्या होता है? यथार्थवादिता। और ये सबसे बड़ा यथार्थ मतलब सच। आज की डेट में जो सबसे बड़ा सच है वो यही है कि अगर हम बोले जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने किसी का मर्डर किया है ना। अब अगर किसी ने किसी का मर्डर किया है तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा ही है। उसमें और एक सिंपल में डिफरेंस करने का पार्ट किसका है? जजेस का और लॉयर्स का। कौन के बीच का डिस्प्यूट से किसके बीच का है? मींस इस ओपिनियन को या इस हाइपोथेसिस को रियल में कन्वर्ट करने का जो पार्ट है वो किसका है? रेयरेस्ट ऑफ रेयर मान लेना
अभी ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर उस तरह से शो किया जाए लॉयर्स के थ्रू कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, देन फिर जज पर वो चीज आ जाती है कि वो उसे किस तरह से लेना है ना। तो यहाँ पर जजमेंट्स ऑफ द लॉ आर अफेक्टेड बाय अ लॉट ऑफ ह्यूमन इमोशंस। अब जैसे मैंने कहा कि कई बार मेल फीमेल के इमोशंस डिफरेंट होते हैं, फीमेल मेल सोचने का नजरिया, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स, हम लोग जब बात करते हैं तो यहाँ बहुत सिंपल सी ये चीज है, बहुत नेचुरल सा थॉट है कि यहाँ पर कई बार चीजें इमोशन से जुड़ी होती हैं, है ना। तो यहाँ जब लॉ की हम बात करते हैं तो उसको किस तरह से कंसीडर किया जाए, उसे किस तरह से उसका इंटरप्रिटेशन किया जाए और उसे किस तरह से लिया जाए। जो चीज हमारे यहाँ लॉ हुआ करती है और सडन अब जब उसे रिपील करते हैं मीन्स खत्म, वो चीज है ही नहीं, अब वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। देन ये राइट किसको है? डेफिनेटली हमारे यहाँ हमारे पार्लियामेंट को है और हमारे जजेस को है। तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं, ये जो रियलिस्टिक स्कूल आपका है, देखिए सीक्वेंस में अगर चलेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले हमने पढ़ा प्राकृतिक विधि या प्राकृतिक शाखा हमारे स्कूल्स की ज्यूरिस्प्रूडेंस की, क्योंकि हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस में किस चीज की बात करते हैं? नॉलेज ऑफ लॉ, लॉ क्या है, कहाँ से आया, मतलब पूरा विधि का ज्ञान, हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात की प्राकृतिक विधि के बारे में, मतलब अलग अलग विचारधाराएं कि विधि एग्जैक्टली है क्या। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले समझा कि भाई प्राकृतिक विधि से विधि सीधे से कोरिलेट करती है। ऑलरेडी हमारे पास तो लॉ है, बस उसी को हमने और मॉडिफाई कर लिया, हमारे हिसाब से हमने बना लिया। मॉरल वैल्यूज, एथिक्स, इमोशंस, कल्चर, रिलीजियस, सारे पार्ट्स को हमने उसमें डाल दिया। डिवाइन लॉ को हमने उसमें ऐड कर लिया। देन हमने डिस्कस किया एनालिटिकल स्कूल, जिसमें कि हमने मान लिया कि भाई सोवरेन अथॉरिटी मस्ट है, उसके एब्सेंस में कोई भी लॉ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मींस अगर किसी देश में कोई संप्रभु शक्ति नहीं है तो उसके द्वारा बनाई गई विधि नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे मानने वाले कोई नहीं है ना। मानेगा कौन? जब उसके पीछे कोई शक्ति हो, कोई पावर हो। अगर वो पावर नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, तो हम क्यों मानेंगे, है ना। मैंने कई बार एग्जांपल दिया कि हम लोग कहाँ सिग्नल को अगर हम क्रॉस करने वाले होते और अगर हम देख लेते कि वहां कोई पुलिस वाला है तो हम एक बार सोचेंगे कि नहीं अभी नहीं करें, ठीक है ग्रीन हो जाने दें। अगर हम देख लेते कि नहीं पुलिस वाला नहीं खड़ा है, कई बार होता है कि लोग ऑटोमेटिकली निकल जाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फियर है, समटाइम्स वी फॉलो द रूल्स बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ पनिशमेंट, उस कारण भी हम लोग मानते हैं। तो इसी तरह जो इंपैरेटिव स्कूल था आपका, जो मीन्स एनालिटिकल जो स्कूल था, उसका जो इंपैरेटिव कॉन्सेप्ट था वो इसी पर बेस्ड था। फिर हमने पढ़ा हिस्टोरिकल स्कूल, जो कस्टम पर बेस्ड था कि हमारे जो पुराने ट्रेडिशन है, हमारे जो पुराने कस्टम्स है, वो कितना मैटर करते हैं, वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और वही आगे जाकर रूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन हम लोगों ने स्टडी किया था सोशल स्कूल। सोशल स्कूल में रास्को पाउंड का सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था। जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है, नोट डाउन कर लीजिए, और जिसको जो समझ नहीं आया बाद में उससे अलग से पढ़ लीजिएगा। फिर सोशल इंजीनियरिंग के बाद हम लोगों ने पढ़ा है, आज हम आए हैं हिस्टोरिकल स्कूल, सॉरी रियलिस्टिक स्कूल पे। और रियलिस्टिक स्कूल जो सीधे से हमारे लॉ से रिलेटेड है, हमारे जजेस से रिलेटेड है, लॉयर से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पार्ट बहुत मैटर करता है कि इंटरप्रिटेशन कौन करता है। इंटरप्रिटेशन अगर सही किया गया है तो उसे मान लेना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विशाखा का केस आप सभी लोग जानते हैं। कितने सालों तक विशाखा के केस से हमारा काम चलता रहा कि भाई वर्किंग प्लेस पर अगर किसी के साथ कोई हरासमेंट होता है तो जो गाइडलाइन उस केस में दे दी गई थी एज इट इज एप्लीकेबल होती रही। कब तक? जब तक कि 2013 में हमारे पास उसके लिए नया एक्ट नहीं आ गया। मीन्स यहाँ जो जजेस जो डिसीजन देते हैं वो क्या होते हैं? एक तरह से विधि का ही काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पर यथार्थवादी जो विचारधारा है, विधि की जो यथार्थवादी विचारधारा है, ये आई है अमेरिका से और इसका जो मेन फोकस है वो है आपके जजमेंट्स। दिस स्कूल फोकस ऑन द जजमेंट्स ऑफ द अथॉरिटी, जजेस एंड देयर माइंडसेट। माइंडसेट जो वर्ड है, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि 497 जब रिपील किया गया उस टाइम पर जो फीमेल जज थी हमारी सुप्रीम कोर्ट की, उनके जो कमेंट्स थे वो क्यों मैटर करते हैं? क्योंकि आज की डेट में हमारी फ्रीडम के लिए उनका जो माइंड सेट भी कह सकते हैं हम, और एक व्यू ओपिनियन भी कह सकते हैं कि आज की डेट में हमारे लिए लिबर्टी का पार्ट कहाँ तक एक्सटेंड किया जाए, उस पर्टिकुलर पार्ट पर उन्होंने अपने कमेंट्स रखे। तो यहाँ ये जो चीजें हैं, ये जजेस जब किसी फील के साथ, किसी थॉट के साथ
प्रॉपर फैक्ट्स के साथ और उस केस से जुड़ी सारी चीज़ों के साथ जो जजमेंट देते हैं वो बहुत मैटर करता है। इवन समटाइम्स वो एज इट इज़ लॉ का काम करता है। क्यों? क्योंकि आज भी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई डिसीजन है तो एज इट इज़ उसकी सबऑर्डिनेट्स को उससे ही फॉलो करना है। This school is based on the perspective of the lawyers and judges and the implementation of their thoughts process, है ना? This school is an experience of justice for different humans and it considers the perspective of both the parties in the case as to what is their opinion on justice. दोनों पार्टीज को लेकर, क्योंकि देखिए आप एक चीज बताइए, जब कोर्ट पे कोई केस चल रहा होता है उस टाइम पर मान लीजिए कि किसी की फाइनल हियरिंग है क्रिमिनल केस की, है ना? अब जो व्यक्ति कोर्ट में खड़ा है, व्यक्ति से मीन्स मेरा मतलब है यहाँ जो एक्यूज्ड है, जब वो कोर्ट में खड़ा होता है मजिस्ट्रेट के सामने, देन उसकी होप कौन सी है? लास्ट एंड फर्स्ट जो भी रही होगी, क्या रहेगी? वो मान लीजिए उसने किसी का मर्डर किया है, देन वो किसकी तरफ देखेगा? मतलब उसका जो मेन होप होगा वो क्या होगा? वो जज होगा। वो जज ही उसके लिए मेन चीज हो जाएगी कि अब ये जज ये जो मजिस्ट्रेट है, ये मजिस्ट्रेट मेरे लिए क्या पनिशमेंट मुझे सुनाएंगे। मीन्स ओवरऑल यहाँ डिपेंडेंसी किस पर है? जजेस पर है। तो रियलिस्टिक स्कूल का ये मानना है कि जो हमारे जजमेंट्स होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं, और इवन जो आप लॉ बना दें, लॉ को किस तरह से एप्लीकेबल किया जाए, देन उसका रिस्पॉन्स किस तरह से आए, और पर्टिकुलर केस के साथ, जैसे होता है ना कि किसी केस में आपको हो सकता है 14 ईयर्स का पनिशमेंट मिले, किसी में आपको डेथ पेनल्टी, किसी में लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल जाए, किसी में वो दोनों मर्डर के लिए, दोनों में इस तरह का पनिशमेंट आईपीसी में दिखाया गया है। बट यहाँ माइंडसेट और फैक्ट्स, है ना, वो घटना का पूरा घटनाक्रम, ये बहुत मैटर करता है। तो ये जो चीजें होती हैं, यथार्थवादी जो स्कूल है आपका, द रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ, ये इसी की देन है। और अमेरिका में इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया था कि जजेस जो जजमेंट देते हैं उनका बहुत ज्यादा मैटर करता है, कि जो कई बार क्वेश्चन अराइज होते हैं और इस तरह के, जैसे द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस स्कूल। अब प्रेसिडेंट्स क्या? जुडिशियल प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है न्यायिक निर्णय। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि विशाखा का केस, जब तक विशाखा से इस पर्टिकुलर मैटर 2013 में जब एक्ट आया, उसके पहले जब तक एक्ट नहीं था तब तक पर्टिकुलर किसी केस से रिलेटेड चीजों को ही हम उसी को गाइडलाइन को ही फॉलो कर रहे थे, है ना? तो यहाँ पर उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया। ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा आपका सोर्स ऑफ लॉ पर भी, कि भाई सोर्स ऑफ लॉ की अगर हम बात करें तो सोर्स क्या क्या है। तो जैसे मैंने कहा कस्टम्स, अब कस्टम्स ही अगर तो और क्या है? जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे निर्णय होते हैं, जो कोर्ट या जजमेंट दिए जाते हैं, ये अपने आप में एक तरह की डॉक्ट्रिन बोला जाता है इसे। तो ये अपने आप में एक इस तरह से काम करता है जैसे कि हायर, अब जैसे मैंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वही आपको हाई कोर्ट को मानना है, उसी को आपके डिस्ट्रिक्ट को मानना है ना? तो एक सीक्वेंस है, और ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग पार्ट है लॉ का। मीन्स यहाँ पर विधि बनाए जाने की अगर हम बात करें, तो मैं अगर ये क्वेश्चन करूं कि क्या जजेस लॉ बनाते हैं, तो कोई आंसर कर पाएगा मुझे? आपको इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा इसमें। ये जो थ्योरी है इसका क्वेश्चन यही बनता है कि क्या जजेस लॉ बनाते हैं या उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये आपको कई बार सुनने को मिलेगा, इवन एलएलएम में आपको सुनने को मिलेगा, एमफिल में आगे बहुत बार पढ़ने सुनने को मिलेगा। तो अगर मैं ये क्वेश्चन करती हूँ तो क्या कोई मुझे आंसर कर सकता है कि क्या जजेस लॉ बनाते हैं या उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं? कौन कौन है भाई? अभी मुझे शक्ल दिख जाए। मैम लॉ बनाते हैं। सीपीसी में, एक मिनट। हाँ प्रेक्षा बताओ मुझे। मैम लॉ बनाते हैं। लॉ बनाते हैं और इंटरप्रिटेशन? मैम इंटरप्रिटेशन भी करते हैं, बट जैसे कुछ कुछ चीजें होती हैं तो वो जजेस के जो जजमेंट होता है उसको एज इट इज लिया जाता है, तो वो एज अ लॉ वर्क करता है। यस तो इसीलिए ये जो स्कूल है, इस स्कूल का जो मेन फेवरेबल पार्ट यही है कि अगर हम बात करें कि भाई लॉ कहाँ से आया, कैसे आया, तो उनका ही मानना है कि जो जजेस वाला पार्ट है, जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स वाला पार्ट है, ये वो पार्ट है जो कि अपने आप में बहुत स्ट्रांग है और जजेस के लिए बहुत बड़ी चीज है कि वो इस मीन्स लॉ के लिए अगर हम बात करें तो लॉ बनाए जाने का जो काम होता है वो किसका होता है? बेसिकली अगर वो चाहे आप कोई भी बनाए, बट एट द एंड किसके हाथ में आते हैं?
जजेस के पास आती हैं चीजें, चाहे वो इंटरप्रिटेशन के लिए हो, चाहे वो जजमेंट के लिए हो, चाहे वो जस्टिस के लिए हो। इसके कुछ बेसिक ज्यूरिस्ट हैं, उनका नाम आप लोग नोट डाउन कर लेना, और प्रवीण इसका हिंदी में जो भी मैटर मुझे मिलेगा मैं आपको दे दूंगी, आप समझिए, अगर कुछ समझ नहीं आता तो मुझसे पूछिए, है ना। देखिए इसमें मेन स्पेसिफिक ग्रे, होम्स, जेरेमी फ्रैंक, और ये कुछ स्पेसिफिक हैं जिन लोगों ने अपना व्यूज रखा है इस पर्टिकुलर थ्योरी को लेकर कि अमेरिकन रियलिज्म इसे नाम दिया गया है, यथार्थवादी सिद्धांत। और यथार्थवादी सिद्धांत मीन्स कि यथार्थ मतलब अभी तक हमने जैसे पढ़ा कि भाई सोशल वाला जो पार्ट था हमारा, सामाजिक सिद्धांत जो हमारा था वो हमारे लिए रियल था, रियल इन द सेंस कि वो हमारे एक हम बोल सकते हैं कि हाँ वो आज के दौर के हिसाब से, पुराने दौर के हिसाब से भी यथार्थ था कि आज की समाज की समस्याओं के हिसाब से विधि का होना चाहिए। पर फिर वही चीज आ जाती है कि सबसे बेसिक अगर कोई चीज है या सबसे ज्यादा रियल कुछ है तो हमारे सिंपली देखिए ना कि पार्लियामेंट ने अगर कोई रूल बना दिया है, जैसे यहाँ पर आप पढ़े, अगर आप लोग पढ़ पा रहे हैं तो देखिए कि यहाँ क्या हुआ कि अगर पार्लियामेंट में भी कोई रूल बनाया गया है देन उसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का जो राइट है वो किसके पास है, हमारे जुडिशरी के पास है ना। तो यहाँ पर जैसे उन्होंने कुछ रेफरेंस भी दिए हैं, जॉन ग्रे एंड ओलिवर वेंडल हॉल्म्स फोकस्ड ऑन द लिबरल आइडियोलॉजी एंड दे कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द एग्जांपल ऑफ द इंडियन जजेस। Justice D.Y. Chandrachud. Justice Chandrachud gave the landmark judgment on the right to privacy, adulterated the famous Section 377 or the Noss Foundation case. According to them, any judgments are influenced by many factors, and it is the responsibility of a prudent and reasonable judgment of a liberal mindset to deliver a judgment in a way to instill the idea of liberalism in our society and stay unbiased from any sort of communalism and biasness, है ना। तो यहाँ पर देखिए कोई भी ऐसा मेजर इशू जब होता है देन क्यों उस पर बहुत डिस्कशन होता है, कई सारी चीजें डिस्कस की जाती है, देन फाइनलाइज करने का जो पार्ट आता है वो किसके पास आता है, डेफिनेटली जजेस के पास आता है। तो ये आइडियोलॉजी जो है, ये आइडियोलॉजी किस चीज को फेवर करती है, लिबर्टी ऑफ जजेस, क्योंकि यहाँ पर काम किसे करना है, जजेस को करना है। किस वे में कोई चीज जानी है या उसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या उसे इजीली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ये सारी चीजों को देखने का जो काम है वो जजेस का है। तो यहाँ पर उनके पार्ट पर जो लिबर्टी है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब जैसे यहाँ पर एक ये वाला जो पार्ट है बहुत अच्छा है, द क्वेश्चन पुट बाय द ओलिवर वेंडल हॉल्म्स वाज द व्हाई पीपल अंडरस्टैंड लॉ, व्हाई पीपल अंडरस्टैंड द लॉ, क्यों हम समझते हैं लॉ को। अगर ये सिर्फ किताबी चीजें होती तो क्या हम लोग समझ पाते हैं, बट हम प्रैक्टिकली उसको पूरा का पूरा उसका प्रोसीजर देखते हैं। दे अंडरस्टैंड द लॉ टू डिसर्न बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, क्यों हम लोग उस चीज को समझते हैं कि गलत क्या है सही क्या है ना, उस सेंस को हम समझते हैं और उस सेंस के साथ हम चीजों को ऑप्ट करते हैं, क्या चीजें हमारे लिए गलत हैं, क्या चीजें हमारे लिए सही हैं। और क्या ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गलत ना हो, जो कभी ये ना समझता हो कि उसने विधि को ब्रेक नहीं किया है, ना ही ऐसा हो सकता है कभी सारे लॉ परफेक्ट हैं और कोई एक्यूज मतलब क्राइम वाला पार्ट ही नहीं है किसी कंट्री में, ऐसा नहीं है। मीन्स यहाँ पर जो लॉ वाला पार्ट है या जो जजेस वाला पार्ट है वो हमेशा एप्लीकेबल होगा, है ना। क्योंकि जो व्यक्ति गलत है उसके लिए लॉजिक बहुत मैटर नहीं करता है। अब वो लॉजिक और वो फैक्ट्स, यहाँ उन चीजों को जज करने का काम, अगर किसी पर्सन ने कोई एक्ट किया है उस एक्ट को जज करने का काम कि क्या वो एक्ट सही है गलत है, उसके फैक्ट्स क्या हैं, उन सब का काम किसका है, हमारे जजेस का काम है। क्योंकि हर एक चीज में ये डिपेंड करता है कि कोर्ट का जजमेंट क्या होगा, है ना। फाइनली हम किस चीज को फोकस करते हैं, कोई मान लीजिए कि कोई नेशनल लेवल का इशू है और वो कोर्ट में वो केस चल रहा है, तो हम सबका फोकस क्या होगा, अरे यार जज पता नहीं क्या डिसीजन देगा, अरे पता नहीं क्या होगा इस केस में, अरे पता नहीं जजेस किस चीज पर डिसीजन देंगे, होता है ना ये। तो मीन्स फाइनलाइज कौन होने वाली की अथॉरिटी हमारे लिए कौन होगी, हमारे जजेस। और यही रीजन है कि समय के साथ अलग अलग लोग उस पोस्ट पर आते हैं और अलग अलग माइंडसेट के साथ आते हैं। अलग अलग माइंडसेट के साथ अगर मैं आपको बताऊं कि उस सोशल कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि हम लोग लाइव हैं,
देखिए लॉ बना दिया गया 1947 के बाद, मतलब मान लीजिए कि कोई भी आईपीसी हमारी इतनी पुरानी है, कई सारे हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1950 में एप्लीकेबल होगा, ठीक। अब वो तो बना दिया गया है, अब टाइम टू टाइम उसको इंटरप्रिटेशन करना, टाइम टू टाइम उसको वॉच करना, और कहाँ कहाँ चीजों की जरूरत है, कहाँ कहाँ किस तरह से अमेंडमेंट होंगे, ये पार्ट जुडिशरी के अलावा देख सीधे से काम पार्लियामेंट का है, वो सारी चीजें करती है, बट कहाँ सही हुआ है और कहाँ गलत, फाइनलाइज करने का काम। फाइनलाइज में मीन्स मान लीजिए कि कहीं किसी ने अमेंडमेंट हुआ है और अमेंडमेंट गलत हो गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो करने का काम तो हमारे जजेस का ही होगा। इसलिए ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस में रियलिस्टिक थ्योरी का, ये सीधे से हमारे जजेस को बहुत ज्यादा फेवर करता है। जेरेमी फ्रैंक हैं, उन्होंने भी अपनी बुक जो है लॉ एंड द मॉडर्न माइंड, उसमें टोटली उन्होंने बहुत अच्छे से एक कॉन्सेप्ट उन्होंने क्लियर किया है। लीगल सर्टेनिटी इज अ मिथ एंड देयर इज नो सर्टेनिटी ऑफ व्हाट वुड बी द आउटकम ऑफ एवरी रॉन्ग डन एज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ वेरिएबल एंड कंस्ट्रेंट लेफ्ट आउट फॉर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। देखिए क्लियरली, जैसे मैंने कहा ना कि सर्टेनिटी, लीगल सर्टेनिटी इज अ मिथ, क्लियरली उन्होंने कहा लीगल सर्टेनिटी क्या पॉसिबल है? आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि टाइम के हिसाब से आपकी कई चीजें चेंज होती हैं और वो चीजें बदलती रहती हैं, है ना। ही दे अप्लाई लीगल फैक्ट्स एंड द रीच द जजमेंट। किसके पास है ये राइट कि जो लीगल फैक्ट्स को पूरी तरह खोल कर रख दें, जजमेंट को, फैक्ट्स को, ये सारा का सारा किसके पास है? डेफिनेटली हमारे जजेस और लॉयर्स के पास है, क्योंकि वो हमें एक कह सकते हैं कि हाँ वो सबसे ज्यादा नजदीक है उन चीजों के। देयर इज एब्सोल्युटली नो गारंटी दैट जजेस वुड बी द अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स वर्ड बाय वर्ड एंड देयर विल बी अ फ्लॉलेस जजमेंट एवरी टाइम। इज इट नॉट? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने क्या कहा, तो कहाँ थे हम लोग? नेटवर्क इशू, सॉरी। जैसे जरूरी नहीं है कि हर कोई पर्सन एज इट इज उसी माइंडसेट के साथ चीजों को समझ ले, है ना। पर क्या होता है, करीब तक पहुंच पाने का काम सिर्फ उन्हीं लोगों का है जो लोग उसमें डीप स्टडी करते हैं। तो डेफिनेटली किसी केस से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको वर्ड बाय वर्ड तो नहीं समझा जा सकता, बट फिर भी उसके नजदीक डेफिनेटली जाया जा सकता है। और इसमें मेन चीज, जैसे इट इज ऑलवेज द ड्यूटी ऑफ लॉयर्स एंड जजेस टू फॉलो द बैकग्राउंड ऑफ द लॉ एंड द लॉ इज अ कंस्ट्रक्टिव वर्क इन द हैंड्स ऑफ लॉयर एंड जजेस एंड दे शैल डू इट इंडिपेंडेंटली एंड विदाउट एनी इम्पोजिशन। क्योंकि यहाँ पर जब कोई मैटर आता है, कोई भी इस तरह का कोई केस स्टडी आती है, देन डेफिनेटली यहाँ पर, क्योंकि हमारे सामने अगर कोई एक्ट नहीं हुआ है, देन हमें किस तरह से समझना है? जो प्लीडिंग हमारे पास है, जो फाइल हमारे सामने है वो, और जो विटनेस और पार्टीज हमारे सामने है वो, है ना। जजेस को तो उसी तरह से समझना है। देन उनका एग्जामिनेशन, जैसे सुबह के लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एग्जामिनेशन वाला पार्ट, उनके एग्जामिनेशन से हम फैक्ट्स तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो इसमें मेन रोल प्ले कौन करेगा? डेफिनेटली जजेस की। जजेस उस चीज को कितना समझ पाते हैं। लॉयर हर तरह से कोशिश करेगा कि वो अपने क्लाइंट्स को जिता दे, बट फिर भी यहाँ पर मेन चीज जो मैटर करेगी कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद मेन डिसीजन क्या लिया जाता है। तो यहाँ पर एक तरह से इस रियलिस्टिक थ्योरी का जो मेन सेंस है वो ये है कि जजेस को थोड़ा लिबरल रखा जाना चाहिए। उन्हें फ्रीडम हो कि वो उस लॉ को, जो कि बेसिक लॉ है, उसके बैकग्राउंड के साथ उसे स्टडी करें और उसके साथ जजेस अपने जजमेंट दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बहुत मैटर करता है कि सोसाइटी, लॉ और जजेस ये आपस में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। हमें जरूरत है इंटरप्रिटेशन सही चीजों का किया जाए, हमें जरूरत है कि लॉ को समझा जाए, और सबसे बड़ा पार्ट कि जो लॉ हमारे लिए बनाया गया है उसे जजमेंट जो हो, उस पर जो डिसीजन हो वो हमारे हिसाब से हो, हमारे हिसाब से इन द सेंस सही हो, सभी को न्याय मिल पाए। तो ये काम जो मेन रोल प्ले अगर इसमें कोई करता है तो डेफिनेटली वो जजेस करते हैं। तो रियलिस्टिक स्कूल जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है, या बेसिकली सीधे से रिलेट करता है कि जजेस, लॉयर या इस फील्ड से जुड़े जो लोग होते हैं उनके पास लॉ मेकिंग के अलावा
मीन्स जजेस के पास एक लॉ मेकिंग के अलावा एक पार्ट है आपका लॉ का इंटरप्रिटेशन करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों चीजें जजेस, अगर मैं बोल दूं कि क्या जजेस सिर्फ इंटरप्रिटेशन करते हैं तो नहीं, वो समटाइम्स लॉ भी बनाते हैं। लॉ बनाने के साथ लोगों को उसे फॉलो करना, ये भी उनके पीछे साथ अथॉरिटी है। और इवन उससे जुड़े जितने भी उनके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो भी डेफिनेटली इस चीज को प्रॉपरली मान कर चलते हैं और उसे फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्कूल वाला पार्ट है, ये स्कूल वाला पार्ट ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो चुका है। तो अब आप लोगों को इसमें देखना है, आप लोग पढ़ेंगे और उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आता है देन विल डिस्कस, क्योंकि अब जो आपका नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम स्टेट से शुरू करेंगे और स्टेट क्या है, कैसे बना, देन प्रॉपर मतलब बहुत सी चीजें हैं। स्टेट हुआ आपका सोवरेन अथॉरिटी, लॉ, जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेटिव वाला पार्ट, पोजीशन, राइट्स, बहुत सी चीजें हैं। तो थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए और क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। प्रेक्षा, श्रद्धा, शांभवी, प्रवीण, आप लोग थोड़ा स्टडी स्टार्ट करिए और उसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम समझ में आएंगे। जब एक बार हम पढ़ते हैं, जैसे आज हमने ये पढ़ा, घर जाकर सिर्फ घर जाकर इन द सेंस आप लोग घर पर ही हो,